नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज बात वक्फ संशोधन बिल की। इसकी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। संशोधन बिल के विरोध में जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से हुआ। इसमें कई अन्य संगठन भी शामिल हुए। विपक्षी दलों के सांसद और नेता भी यहां पर पहुंचे। बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है, बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही ये बिल करोड़ों अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। संशोधन बिल का विरोध करने वालों का कहना है कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल कानून के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह करने और इन पर कब्जा करने की साजिश है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की ओर से भी कई नेता शामिल हुए। इमरान मसूद भी थे, उन्होंने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। सलमान खुर्शीद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और वहीं JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि धरने प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने की कोशिश भी करार दिया। आपको दिखाते हैं कि इस पर आज क्या क्या बयान दिए गए हैं। अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट में होगा, सरकार में होगा, तो DM को अख्तियार नहीं दिया है। हमने जो अमेंड किया है उसमें सेक्रेटरी राज्य का होगा या कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा। तो या तो लोगों को जो लाया गया उनको कानून के बारे में भी जानकारी नहीं, उस रिपोर्ट की भी जानकारी नहीं, और लोगों को, देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही, सियासी तकरार हो। देश की अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने कोई भी सजेशन नहीं दिया, हल्ला गुल्ला किया और सिर्फ टाइम वेस्ट किया। और 44 अमेंडमेंट्स में इन्होंने अपनी राय नहीं दी और पॉलिटिकल भाषण दिए और गाली गलौज किया, और देश का अल्पसंख्यक की बात इन्होंने JPC में नहीं करी। आप कहीं भी जाओ और बोर्ड लगा दो, वक्फ बोर्ड के मालिक बन जाओ, ये लैंड जिहाद है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने के बाद में मुझे ये बता दो, स्कूल खोला है, धर्मशाला खोली है, कोई सार्वजनिक स्थान है, और वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई ऐसा पुण्य का काम हो रहा है, किसी गरीब का मदद हो रही है या मुस्लिम समाज के लिए कोई लाभकारी काम हो रहा है, तो बता दो। वक्फ बोर्ड के नाम पे एक लैंड जिहाद है। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ओवरलैपिंग है। जो हमें संविधान ने संरक्षण दिया है, जो अधिकार दिए हैं, उसके ऊपर ओवरलैपिंग है, इसलिए बात करें। जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं हो जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पीसफुल प्रदर्शन, संवैधानिक प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये संशोधन, ये वक्फ संशोधन बिल नहीं है बल्कि वक्फ तबाही बिल है, वक्फ बर्बादी बिल है। और इसके लिए हम कह चुके हैं कि ये वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है, वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसको सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए ये पूरा खेल किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि साहब कागज़ लेके आइए हर वक्त। अरे 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज़ लेके आएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागज़ मिल जाएगा उसको? कह रहे कागज़ लेके आइए। तो सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी कहिए कागज़ लेकर आओ। तो बजट सत्र का दूसरा हिस्सा है वो चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि इसी चरण में इसे पारित करा लिया जाए, लेकिन क्या जो बिल को लेकर सवाल उठे उनका जवाब दिया जा रहा है? क्या आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? और जो विरोध है विपक्ष का वो किस हद तक जाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राधिका खेड़ा जी BJP के प्रवक्ता, और साथ ही राशिद किदवई जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आज ये जो लड़ाई संसद में चल रही थी, JPC में हमने देखा कि काफ़ी तीखा विरोध किया गया, डिसेंट नोट भी दिए गए, और अब संसद के बाद सड़क पर ये लड़ाई दिख रही है। आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टी के सांसद भी मौजूद थे, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इस विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया जा रहा था। किस हद तक विपक्ष जाएगा अपने विरोध को लेकर? देखिए, जब ये बिल JPC में गया और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से JPC के जो डोमिनेट करने वाले चेयरमैन या मेंबर हैं BJP के, उन लोगों ने JPC के अन्य मेंबरों की बात को अनदेखा किया, जबरदस्ती अपनी बात थोपी। जो डिसेंट नोट दिया गया उसका जिक्र तक नहीं किया जब सदन में रिपोर्ट पेश की गई। जब शोर शराबा हुआ
पार्लियामेंटेरियन सांसदों ने इसका विरोध किया, बताया, तो बाद में एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट और उसमें नत्थी करके रख दी गई और वो भी ब्लर कर दी गई थी तमाम चीज़ों को लेकर के। तो ये जो बिल बनाया गया जेपीसी में इसीलिए जाता है ना कि राय शुमारी करके सब एक मत होकर क्या, ये बिल जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है जेपीसी के बाद टेबल किया गया है पार्लियामेंट में, ये पहले तो संविधान विरोधी है, विरुद्ध है, संविधान की परंपराओं के विरुद्ध है, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है और संसदीय जो व्यवस्था आचरण है उसके भी विरुद्ध है। आपने एक तरफा बात सुनी है, आपने इसमें पूरी रिपोर्ट नहीं रखी, जो रिपोर्ट थी उसको ब्लर किया, जो नॉन स्टेक होल्डर थे उसमें उनकी बात आपने ज़बरदस्ती बुला के ज़्यादा सुनी, जो अदालतों के तमाम फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस सब मामले पे, इनका जो है आपने कहीं जिक्र नहीं किया, देखा किया। और पार्लियामेंट्री जेपीसी के अंदर भी मेजॉरिटी इस ड्राफ्ट के और इसके विरुद्ध थी, लेकिन आप नहीं माने, नहीं सुने। आप संख्या बल के आधार पे कोई ज़बरदस्ती बिल तो बना सकते हैं, अतीत में भी बना है, किसान वाला बिल बना था, क्या हुआ, स्वीकार नहीं हुआ, कुछ महीने बाद वापस लेना पड़ा। लेकिन अखिलेश जी, तो अगर ऐसे मेजोरिटी बिल नहीं है तो जो फिर जेपीसी में अडॉप्ट हमारी कैसे हो गया? व्यवस्थाओं- दूसरी बात, सरकार तो चाहेगी ना, अगर मेजोरिटी नहीं है तो विपक्ष तो गिरवा सकता है इसको, बिल को डिफीट कर सकता है पार्लियामेंट में। देखिए, मेजॉरिटी तो पार्लियामेंट में बीजेपी के पास है, सिर्फ मेजॉरिटी से सरकारें चलाने का जो नया सगल शुरू हुआ है बीजेपी के ज़माने में, ये लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। जो विपक्ष है वो भी देश की ही बात करता है जी। ऐसा नहीं कि आपको मेजॉरिटी मिल गई तो आप तानाशाह हो गए और कुछ भी आप करते जाएंगे। लोगों की बात सुनना, मिल करके सब मिलके संसद में पक्ष विपक्ष दोनों मिलके देश चलाते हैं। विपक्ष की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है कि वो सरकार को किसी गलत इरादे से कहीं कुछ कमी रह जाए या कहीं कुछ डिरेल हो रही हो, कोई चीज़ छूट रहा हो, भूल रही हो, या कोई पक्ष वो नहीं समझ पा रहे हैं या उसमें नहीं आ रहा, तो उस पक्ष को इंगित करते उसको और बेहतर बनाने का काम विपक्ष करती है। ठीक है, विपक्ष का काम से सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की निंदा करते रहो। बिल्कुल। तो अखिलेश जी, जो सरकार को सुझाव जवाब दिए गए दें। थे, विपक्ष की उसको मंशा ये निंदा थी लोग कि समझते बिल हैं में तो जो बात अलग कमियां हैं उनको दूर किया जाए, राधिका जी। लेकिन आज जो विरोध है वो सड़कों पर आ गया है और संगठन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। उनका ये कहना है कि जिस तरह से सीएए एनआरसी को लेकर के लंबा संघर्ष हुआ था, कृषि कानूनों को लेकर लंबा संघर्ष हुआ था, कुछ वैसा ही वक्फ बिल संशोधन को लेकर के भी हो सकता है। सभी को नमस्कार। अब वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है उसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वही कांग्रेस, वही समाजवादी पार्टी, वही ओवैसी, जिन्होंने सालों तक वक्फ संपत्तियों को अपनी जागीर समझ के रखा और अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इसीलिए जब भी कोई ऐसा काम जिस तरीके से लगातार कभी सरकारी प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जाता है, मंदिरों पे क्लेम किया जाता है, उन मंदिरों पे जो स्वयं इस्लाम से भी पुराने हैं, तो उन चीजों पे लगाम अगर हम हाथ लगा रहे हैं, या गुरुद्वारों पे क्लेम किया जा रहा है, मिलिट्री की जमीन पर क्लेम किया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को क्लेम किया जा रहा है, हर चीज को इनको अपना क्लेम लगा रहे हैं, तो जब उन माफियाओं पर कसाई करी जा रही है तो सबसे ज्यादा तिलमिलाहट और नीची इन लोगों को लग रही है। आज जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये भी सवाल करना चाहती हूँ, आज ये विरोध कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का। पहले जब हम ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए थे जिससे महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को फायदा होता, तब भी इन लोगों ने ऐसे किया था। तो आज जब ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम बिल लेकर आ रहे हैं, सब आ गए सड़क चिल्ला चिल्ला के कि नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन जब राम मंदिर का अपमान हो रहा था, जब कुंभ को मौत का कुंभ बताया जा रहा था, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे कहते हैं कि सनातन एक बीमारी है, कहते हैं कि उसको खत्म कर देना चाहिए, सनातन एड्स जैसा है, तब ये लोग कहां चले जाते हैं? तब कहां जाते हैं स्वघोषित शिव भक्त राहुल गांधी और उनकी पार्टी? तब तो संसद में एक शब्द नहीं बोला जाता। जब हिंदू धर्म को, सिख धर्म को या किसी भी धर्म के लिए कुछ कहा जाता है, तब इन लोगों की समाज रुक जाती है। लेकिन अगर हम कोई संशोधन लेकर आ रहे हैं और चीजों को पारदर्शिता करने के लिए ला रहे हैं, लेकिन राधिका जी, आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार जो है उसकी मंशा दरअसल महिलाओं को न्याय दिलाना नहीं है, या फिर ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जा कर लिया था उसको छुड़वाना नहीं है, बल्कि मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो सरकार इन आशंकाओं का समाधान क्यों नहीं करती? दो चीजें कही जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा चर्चा होनी चाहिए, मिलकर देश चलाया जाना चाहिए।
तो जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो इनकी पार्टी के लोग चिल्ला चीखी करके वेल में क्यों आ जाते हैं? राहुल गांधी ऐसे ऐसे इशारा करके अटैक अटैक क्यों करते हैं? भैया करिए ना चर्चा। हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तब तो हम कोई नहीं चिल्लाते, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, राहुल गांधी ऐसे ऐसे अटैक करके बोलते हैं कि जाके वेल में जाइए, ये चर्चा का तरीका है। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए नहीं था, हाँ, वो महिला के लिए था जब शाहबानो के केस को उल्टा कर दिया था राजीव गांधी जी ने, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी थी। अब आप बताइए, पहले सरकार अगर कोई भी जमीन वक्फ घोषित करता है, उसके बिना जांच करे वो जमीन उनको नहीं दी जाएगी, तो इसमें क्या गलत हो रहा है? ये कहां से अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला है? अच्छा, अब बिना अनुमति के किसी भी जमीन पे आप दावा कर रहे हो तो कलेक्टर की मंजूरी होनी चाहिए। अगर हम ये लेकर आ रहे हैं तो इस बात पे मजहब को खतरा कैसे हो रहा है, ये मुझे वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है, ये भी विरोध का विषय है। जब आप गैर मुसलमानों की जमीन के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हैं, जब आप देश की गौरव पार्लियामेंट पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, आप हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, आप पूरे देश के ऊपर रेलवे से ज्यादा प्रॉपर्टी आज वक्फ बोर्ड पे। और सबसे अहम बात, जब 2014 के चुनाव होने थे उससे कुछ महीने पहले क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करोड़ों की जमीन 131 जमीनें दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड को दे दी? क्यों भाई? क्या टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं था? हर चीज वक्फ बोर्ड को दे देते हो बराबर से। तो आज अगर उन पे नियंत्रण लगा जा रहा है तो कह रहे हैं हम जिंदा नहीं रहने, हमें ठीक है। अखिलेश जी के पास जाऊंगा मैं। अखिलेश जी के पास जाने से पहले रशीद जी के पास जाना चाहता हूं। रशीद जी, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी, बीजेपी कांग्रेस दोनों की। आपको क्या लगता है, क्या यह मुद्दा इतना ज्वलंत मुद्दा है जिस पर कि ध्यान दिया जाना तुरंत आवश्यक है? यह संशोधन क्या लंबे समय से पेंडिंग था? और क्या आपको लगता है कि यह संशोधन होने से जो समस्याएं हैं या जो शिकायतें हैं, जो आरोप हैं वक्फ बोर्ड की अनियमितताओं को लेकर के, क्या वो दूर हो पाएंगे? या फिर आपको लगता है कि ये एक हिंदू बना मुस्लिम वाला मुद्दा है या पोलराइजेशन का मुद्दा है जिसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं लोग? हाँ जी अखिलेश, देखिए ये पूरा शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित पूरा मामला लगता है और दोनों पक्ष इसमें तरीके उसको राजनीतिक कलर दे रहे हैं। दरअसल सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर बड़ी भ्रांति है। हमारे मित्र राधिका जी भी वही बातें कह रही थी जो उमूमन एक तरीके की गलत बात होती है। देखिए वक्फ का जो लैंड है वो सरकारी लैंड होता है, वो मुस्लिम कम्युनिटी का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। इतने सालों से जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है वो सरकारें मैनेज करती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हैं। वक्फ काउंसिल होती है, वक्फ बोर्ड होता है, मंत्री होता है, वक्फ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। वो लैंड जो है वो उसको ना बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं अखिलेश की उसका मिसमैनेज किया गया, वो मिसमैनेज का दोषी कौन था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में कौन लोग हैं जो इतने सालों से सरकारों में है और उन्होंने किस तरीके के, अगर माफिया के जरिए भी अगर वो मिसयूज हुआ, दुरुपयोग हुआ, तो वो दुरुपयोग का दोषी कौन है? वो दोषी जो है वो सरकार, सरकारी कारिंदे, सरकारी नुमाइंदे हैं। इस बात को चिन्हित किया जाना चाहिए। अब बात आती है कि वक्फ मैनेजमेंट की बात, तो सरकार को थोड़ी सी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, थोड़ी सी एक लचीलापन दिखाना चाहिए। अगर हम जेपीसी का पर्पस क्या होता है? जेपीसी का मतलब ये रहता है कि दोनों पक्ष की बात सुने, सबकी बात सुने और अगर विपक्ष की तरफ से भी कोई अच्छा अगर प्रपोजल आता है, सुझाव आता है तो शामिल करे। 100 सुझाव आए तो 100 में से 5-10 कुछ तो शामिल होने चाहिए। लेकिन 14 संशोधन तो आए हैं, 14 संशोधन तो सरकार की ओर से ही किए गए, जो सरकारी सरकार की तरफ संशोधन नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष की तरफ से जो राय पेश की गई। जेपीसी में देखिए एक तो पक्ष की बात नहीं होती। जेपीसी तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, उसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग अपनी बातें रखते हैं और उसको पार्टी से हट के, इसीलिए ये कमेटी सिस्टम पूरा आप जानते हैं अखिलेश, बनाया गया था उसमें। लेकिन अगर पार्टी के जरिए देखा जाए कि कांग्रेस का कह रहा है, समाजवादी पार्टी का कह रहा है, इसको हमें नहीं स्वीकार करना है, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रणाली जो है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि एक ऐसी बात है जिसपे हमें पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरीके से राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मेरे पास 3 सवाल हैं अखिलेश जी। पहला सवाल, क्या जेपीसी का ये मतलब होता है कि ऑपोजिशन पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां ग्लास तोड़े, हुहाकार करे, बदतमीजी करे और गाली गलौज करे? वो जेपीसी का मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको जेपीसी में बातें करनी है तो चर्चा करिए, वहां पे तमाशा नहीं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे। क्या ये देश के लोकतंत्र की भाषा है कि कट्टरपंथी की भाषा है? कांग्रेस खुलेआम मुसलमान समाज को भड़काने की साजिश कर रही है। तो ये संविधान की रक्षा हो रही है? गौरव गोगोई इनके सांसद कहते हैं हम संविधान से चलेंगे। तो फिर कांग्रेस इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? संविधान में ये कहां लिखा हुआ है कि कोई भी जमीन को बिना कानूनी प्रक्रिया के हड़पा जाएगा? जब कानूनी प्रक्रिया जो टूल्स हैं उसके हिसाब से करिए ना। कहां संविधान में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को दे दी जाए? जी राधिका जी, अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। आपके कई सारे सवाल हो गए, काफी जी, आपके कई सारे सवाल हो गए। अखिलेश जी, आपने सुना
रशीद जी को भी सुना। रशीद जी ये मानते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सियासी मकसद तो है इस बिल को लेकर के, दोनों ही पक्षों का सियासी मकसद है, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते अखिलेश जी कि जो अनियमितताओं की बात होती है, गड़बड़ियों की बात होती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए और ये एक ऐसा इशू है जो पिछले कई वर्षों से लंबित है? देखिए अखिलेश जी, बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री और असत्य बातें बताती रहती है। यहाँ पे भी तमाम वही उसी ढर्रे पे बात रखी गई। प्रश्न ये है कि हम लोग तो कह रहे हैं कि कृषि बिल भी इसीलिए लाया गया था कि कुछ लोग जमीनों पे कब्जा कर लें। उनमें जो 3 कानून थे उसमें था साफ साफ जमीन पे कैसे कब्जा किया जा सकता है, एक अपन मित्र को सारी ज़मीनें कैसे दी या ली जा सकती हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी अपने मित्र को ज़मीनें सौंपने का ये भी षड्यंत्र है। तो इसमें बल भी है। सवाल है कि क्या आप जो सुझाव हैं, विधिवत लिखित सुझाव दिए गए, अमेंडमेंट दिए गए, वो स्वीकार नहीं किया गया, माना ही नहीं गया। आप उस दिन जिस दिन मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग हुई थी, उस दिन भी देख लीजिए, अपने आप कह दिया गया कि हाँ हाँ ये जोड़ लिया गया, वो जोड़ लिया गया। आप जो उसमें चेंजेज हैं, जो बताया गया है, नॉन स्टेक को आप बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं, जिनका स्टेक होल्डर ही नहीं उसमें कोई है। पर मेरा एक सवाल दूसरा है अखिलेश जी, एक सवाल दूसरा है, सुझाव उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। मेरा राजनीतिक प्रश्न भी एक है, जिस तरह से विरोध हो रहा है, जो विरोध नहीं, मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है अखिलेश जी, कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, ठीक है आज दिल्ली में हुआ, लेकिन इसके साथ साथ विजयवाड़ा में और पटना में, जहां पर कि टीडीपी की सरकार है, जेडीयू की सरकार है, उनकी सरकारों के वहां पर भी विरोध चल रहा है। तो क्या टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या उनको उकसाया जा रहा है कि भाई इस मुद्दे पर तो तुम कम से कम अलग स्टैंड लो, जो आप सेकुलरिज्म की बात करते आए हो उस पर अलग स्टैंड लो? देखिए ये लोग उनके साथी हैं, ये लोग भी अगर कुछ कह रहे हैं तो सरकार को उसे समझ जाना चाहिए। इन्होंने तो कुछ कहा नहीं है, तो सपोर्ट कर रहे हैं चाहिए कि क्या कर रहे हैं, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं सब। अरे भाई सत्ता में नहीं कुछ कई जगह पे इन लोगों ने, इनके नेताओं ने कई बातें रखी हैं। जो पार्लियामेंट में बात रखी जा रही है, कही जा रही है, जैसे आपने प्रश्न किया कि क्या इसमें सुधार नहीं होने चाहिए, सब लोग करें सुधार होना चाहिए, सुधार ना हो इस पर कौन आपत्ति कर रहा है। लेकिन ये एक तरह से गलत एक कानून बना दिया जाए, और बीजेपी तो इसी तरह कहती है कि बहुत अच्छा है, बदलना। फिर क्या हुआ, कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, भूमि अध्यादेश कानून को बहुत बुरा कर रही थी, 3 अखिलेश जी संक्षेप में राधिका जी कुछ कहना चाहती है, के बाद वो बदलने कानून बदल पाए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें जो हैं, ये संसदीय परंपराओं के विरुद्ध बीजेपी जाकर के ये काम कर रही है। मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा। राधिका जी संक्षेप में 30 सेकंड में अपनी बात रखिए जी। पिछले एक सेकंड अच्छा ठीक है, पिछले राज्यसभा में बिना कुछ बात कहे हाथ उठाकर जबरदस्ती अखिलेश जी, जिसकी जितनी सीट होती है उनको उतना समय दिया जाना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए यहाँ पे। ये तो संसद में ऐसा होता है। मैं लेकिन आपको रोकूंगा, इनकी स्टेट्स में उतना समय देना जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बड़ी खबर कह रहे हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है राधिका जी, उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है वक्फ संशोधन बिल को लेकर। सूत्र बता रहे हैं कि ईद के बाद संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। आला सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, इससे बताया जा रहा है कि ईद के बाद इस बिल को पेश किया जा सकता है। और गिलोटिन जो है लोकसभा में मार्च 21 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी उसके बाद जितनी बजट के मुद्दे रहेंगे उनको पारित कर दिया जाएगा बिना बहस के। और इस बीच जो है राज्यसभा वो गृह मंत्रालय के कामकाज पर 20 मार्च को अपना चर्चा का काम शुरू करेगी। उसके बाद अगले दिन गृह मंत्री अमित शाह का रिस्पॉन्स इस पर होगा। तो ईद के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद में आएगा। बहरहाल जो हम चर्चा कर रहे थे, रशीद जी और राधिका जी, अखिलेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ़ी चाहूँगा समय की कमी है, लेकिन आज हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।